हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। तो दोस्तों, हम संस्कृत अलंकार कर रहे हैं। किसी भी स्टेट या एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी लेवल पर पूछे जाने वाली संस्कृत को हम यहाँ कवर करते जा रहे हैं, जिनमें हमने सबसे पहले संधि की, उसके बाद हमने छंदों को किया, अब हम अलंकार कर रहे हैं। ठीक है। और इससे पहले हमने 6 अलंकार कर लिए हैं, जिसमें हमारा अनुप्रास अलंकार था, यमक अलंकार, सलेस अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के बाद हमने किया रूपक अलंकार। ठीक है। इस प्रकार से हमने 6 अलंकार हमारे कर लिए थे। अब जो आज का हमारा अलंकार है उसका नाम है अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है। अलंकार अलंकार का नाम अतिशयोक्ति है, और इसके नाम से ही पता चल रहा है अतिशयोक्ति, यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बढ़ा चढ़ा करके बात कहना। ठीक है। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बढ़ा चढ़ा करके बात को कहना ही क्या होता है, हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है। और इसमें वैसे तो इसके 5 भेद होते हैं, वो पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है। लेकिन आपको नॉलेज के लिए बता दिए जाएंगे कि उसके 5 भेद कौन से हैं। पहला भेद तो इसका होता है भेद का संबंध अभेद से। ठीक है। भेद का संबंध अभेद से। दूसरा होता है संबंध का संबंध होता है असंबंध से। तीसरा भेद होता है, इनका उल्टा होता है, अभेद का संबंध भेद से, और असंबंध का संबंध होता है संबंध से। ठीक है। फिर इसका 5वां होता है कार्य और कारण। भाई जहाँ पर कार्य होगा वहाँ पर कारण होगा। ठीक है। इस प्रकार से इसके 5 भेद होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इसका लक्षण करेंगे, लक्षण के बाद इसके उदाहरणों को करेंगे। ठीक है। वो तो जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दिया है कि अतिशयोक्ति क्या है, 5 प्रकार का होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम उसका हमारा अलंकार का नाम है अतिशयोक्ति अलंकार है। यह हमारे अलंकार का नाम है अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है। और अतिशयोक्ति अलंकार है, और पहले ही बता दिया अतिशयोक्ति क्या होता है। अतिशयोक्ति जब किसी व्यक्ति या वस्तु को बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है, ठीक है, तो वहां पर हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है। अब इसका लक्षण है, सभी अलंकारों का लक्षण याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी लक्षण भी पूछ लेता है। तो इसका लक्षण है सिद्ध तवे, अध्यवसाय, अस्ति, सिद्ध तवे, अध्यवसाय, अति शोक्ति। सिद्ध तवे अध्यवसाय अतिशोक्ति निगद्यते निगद्यते। सिद्ध तवे अध्यवसाय शोक्ति निगद्यते। ठीक है। ये इसका लक्षण है। लक्षण याद होना बहुत जरूरी है सभी अलंकारों का। यदि आपको लक्षण याद नहीं है तो फिर अलंकार करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ये जरूरी नहीं होता है कि एग्जाम में पूछे जाने वाला सिर्फ क्या हो, उदाहरण ही हो। वो लक्षण को भी पूछ सकता है। लक्षण भी आपसे पूछ सकता है कि जैसे यही लक्षण दे देगा सीधे तवे अध्यवसाय अतिशोक्ति निर्गते, कि ये किस अलंकार का उदाहरण है, तो आपको पता होना चाहिए ये हमारा अतिशोक्ति अलंकार का उदाहरण है। अब ये लक्षण क्या कहता है, ये कहता है कि सिद्ध तवे का यहाँ पर मतलब होता है सिद्ध होने पर। क्या सिद्ध होने पर? अध्यवसाय। अध्यवसाय क्या होता है ये भी बताएंगे। ठीक है। तो सिद्ध होने पर अध्यवसाय के सिद्ध होने पर
अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ये कहता है कि अध्यवसाय के सिद्ध होने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब यहाँ पर कौन सी संधि है यह आपको पता होना चाहिए, क्योंकि संधि हमने करवा ली है। यदि संधि नहीं देखी तो आप पहले संधि जाकर देखो, ठीक है। क्योंकि संधि में मान लेते यहाँ तक आपको ये शब्द दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि कौन सी संधि है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी संधि हुई है और कौन से सूत्र से हुई है। तो सिद्ध तवे अध्यवसाय अतिशयोक्ति निर्गते, ठीक है। ये यहाँ पर कहता है, इसका आप हिंदी में लिख सकते हो कि अध्यवसाय के सिद्ध होने पर, अध्यवसाय के सिद्ध होने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। अब ये अध्यवसाय क्या होता है? अध्यवसाय अध्यवसाय ये क्या होता है? इसको समझाने के लिए बताया गया है कि जहां पर क्या हो, उपमेय का उपमान के साथ निश्चित भेद हो, ठीक है। या आप इसको इस तरह भी कह सकते हो, यदि आपको ये समझ में ना आए, कि अध्यवसाय का मतलब होता है उपमान का उपमेय में, उपमान का उपमेय में निघरण होने पर अतिशयोक्ति अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। उपमेय का उपमान में निगरण होने पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अब ये निगरण क्या होता है, यहां पर इसको समझाया गया है। निगरण का मतलब ये होता है कि जैसे कोई मान लेते हैं, जैसे कह देता है कि कोई जैसे मुख चंद्रमा है, ठीक है। ये कह देता है कि मुख चंद्रमा है, ठीक है, समझो। अब यहां पर जो हमारा मुख है, इसको चंद्रमा के साथ इसकी तुलना की गई है, यानी कि मुख हमारा क्या हो गया, उपमेय हो गया, और उपमान हमारा चंद्रमा हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर उपमेय का जो है उपमान में निगरण हो गया। निगरण का मतलब ये है कि उपमान को क्या कहते हैं, जैसे हमारा उपमेय है, इस उपमेय को उपमान में इस तरह से मिला देना, या उपमान को इस उपमेय में इस तरह से मिला देना कि ये आपको मतलब लोप हुआ दिखाई दे, यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू ना दिखे, ठीक है। वैसे तो मुख और चंद्रमा अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि मुख ही चंद्रमा है, मुख जो है चंद्रमा है। यहाँ पर जो है चंद्रमा का अभेद कर दिया गया है, ठीक है, समझ रहे हो। मुख को चंद्रमा मान लिया गया है, ये कहता है कि मुख चंद्रमा है, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा उपमेय है, उपमेय का उपमान में निगरण कर लिया है। निगरण का मतलब होता है कि उपमान की यहाँ पर नीचा दिखाया गया है, ठीक है। उपमान को यहाँ पर नीचा दिखाया गया है उपमेय से, ठीक है, समझ रहे हो। इस प्रकार होता है निगरण, कि किसी भेद में अभेद का होना, ठीक है। अब जो ये अभेद में अभेद का होना, इसका मतलब होता है, ठीक है, पहले बताया था कि इसके 5 भेद होते हैं। भेद में अभेद का होना, संबंध में असंबंध का होना, और फिर अभेद में भेद का होना, और असंबंध में संबंध का होना, और फिर कार्य और कारण का होना, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहता है कि मुख चंद्रमा है, ठीक है। हमने इससे पहले एक अलंकार किया था, उत्प्रेक्षण अलंकार। वहां पर उसका लक्षण था संभावनम उत्प्रेक्षा प्रकृत समय नियत, ठीक है। तो वहां पर उपमान और उपमेय में
समानता की दृष्टि से क्या बताता है, वो संभावना बताता है, समानता की दृष्टि से संभावना बताता है। और वहाँ पर जो वो संभावना बताता था वो अनिश्चित संभावना थी, ठीक है। और यहाँ पर जो संभावना है वो निश्चित संभावना बताई गई है, ठीक है। निश्चित संभावना बताई गई है, मुख चंद्रमा है, ठीक है। तो मुख को चंद्रमा मान लिया गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो उपमेय का उपमान में निग्रहण कर लिया गया है, यानी कि मुख को चंद्रमा से ऊपर माना है। जो हमारा उपमेय है, उपमेय को उपमान से ऊपर माना है और उपमान को नीचा दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हो, वैसे बता भी था कि अतिशयोक्ति अलंकार में किसी चीज, व्यक्ति या चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताना। अब यहाँ पर मुख को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, ठीक है। मुख को चंद्रमा की तुलना में बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। ये बताया गया है कि मुख हमारा चंद्रमा है, यानी कि चंद्रमा की जो वैल्यू है वो वहाँ पर इसने कम कर दी है, ठीक है। मुख को ज़्यादा माना है, समझ गए। ये होता है निग्रहण। और अध्यवसाय का मतलब हो गया कि जहाँ पर उपमेय का उपमान में निग्रहण होना अध्यवसाय होता है, यानी कि हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है, समझ गए। और आप ये भी कह सकते हो, जो इसकी परिभाषा में है, बहुत प्रकार से आप खुद भी इसकी परिभाषा बना सकते हो। यहाँ पर ये कह रहा है, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना, मैं इसकी परिभाषा के बारे में बता रहा हूँ कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य सुंदर व्यक्ति या वस्तु से की जाती हो, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ये यहाँ पर कह रहा है, किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य सुंदर व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है, समझ गए। अध्यवसाय से भी आप कर सकते हो, यहाँ पर आप कर सकते हो किसी व्यक्ति या वस्तु को बढ़ा चढ़ा करके बताना, या फिर आप कह सकते हो कि किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य सुंदर व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इन तीनों का कहने का मतलब यही है, इनका मेन मकसद यही हो गया कि अध्यवसाय होता है। अध्यवसाय का मतलब होता है कि उपमेय को उपमान से ज़्यादा बताना और उपमान को वहाँ पर तुलना में कम करना, ठीक है। जैसे मुख है, ठीक है, मुख को चंद्रमा से क्या कहा है, बढ़ा चढ़ाकर कहा है। और मुख से सुंदर तो वैसे चंद्रमा होता है, लेकिन इसकी जो सुंदरता है इससे ज़्यादा बताई गई है, चंद्रमा से ज़्यादा मुख की जो है ज़्यादा तुलना की गई है, ठीक है। तो आप समझ गए हो। और एग्जाम में हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि अध्यवसाय सिद्ध होने पर कौन सा अलंकार होता है। अध्यवसाय सिद्ध होने पर कौन सा अलंकार हो सकता है, यह भी पूछ सकता है कि अध्यवसाय सिद्ध होने पर कौन सा अलंकार होता है। तो आपको पता होना चाहिए अध्यवसाय सिद्ध होने पर हमारा कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। यदि आप 2021 का यदि आप एस्टेट का पेपर उठाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रश्न आया हुआ है कि अध्यवसाय के सिद्ध होने पर कौन सा अलंकार होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अध्यवसाय के सिद्ध होने पर हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। तो समझ गए। सिद्ध तवे अध्यवसाय अतिशयोक्तिर्निर्गते, सिद्ध तवे अध्यवसाय अतिशयोक्तिर्निर्गते। ये कहता है कि अध्यवसाय के सिद्ध होने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है, समझ गए। ये हमारा इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज बताई है आपको। अब इसके जो हमने भेद बताए थे, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके 5 भेद हैं, वो इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन आपकी नॉलेज के बारे में बता देते हैं। अतिशयोक्ति के जो भेद होते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि 5 होते हैं, ठीक है। एक उनका नाम कहता है भेद के साथ अभेद का वर्णन, ठीक है, भेद के साथ अभेद का वर्णन। दूसरा है संबंध के साथ असंबंध का वर्णन, ठीक है, 2 हो गए। तीसरा और चौथा इनका उल्टा होता है। ये तो भेद के साथ अभेद का संबंध हो गया, और जो तीसरा होगा वो होगा अभेद के साथ भेद का संबंध, ठीक है, उल्टा हो जाएगा दोनों का।
तो यहाँ पर हो जाएगा अभेद के साथ, अभेद के साथ भेद का वर्णन। ठीक है, और इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर तो है संबंध के साथ संबंध का वर्णन, यहाँ पर हो जाएगा जो हमारा चौथा है कि असंबंध के साथ, असंबंध के साथ संबंध का वर्णन। ठीक है, समझ गए, 4 हो गए। इसका 5वां भेद है, 5वां भेद आप यहां लिख देते हैं। 5वां जो भेद है वो है कार्य तथा कारण का वर्णन। ठीक है, कार्य तथा कारण का वर्णन। तो भेद के साथ अभेद का संबंध वर्णन हो गया, संबंध के साथ असंबंध का वर्णन हो गया, अभेद के साथ भेद का हो गया, असंबंध के साथ संबंध का वर्णन हो गया, कार्य तथा कारण का वर्णन हो गया। कार्य तथा कारण का मतलब होता है कि जहां पर कार्य होगा वहां कारण होगा। ठीक है, कार्य होने पर ही कारण होता है। इसको भी आगे 2 भागों में बांट दिया गया है। आप ऐसे कर सकते हो कि पहले कार्य होगा फिर कारण होगा। दूसरा भेद हो सकता है इसका दूसरा भेद बनाया गया है कि पहले कारण होगा फिर कार्य होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस इतना ही नॉलेज रखना है कि अतिशयोक्ति के 5 भेद होते हैं, 5 भेदों के नाम होते हैं ये, और इससे ज़्यादा आगे और इसके बारे में कुछ नहीं पूछता। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम इसके उदाहरण करेंगे। अतिशयोक्ति उदाहरण है इसका कथम उपरी कलापीनय कथम उपरी कलापीनः कपालो कथम उपरी कलापीनः कपालो कथम उपरी कलापीनः कपालो विलसति। यहाँ एक मिनट रुक जाओ। कथम उपरी कलापीनः कथम उपरी कलापीनः कपालो कथम उपरी कलापीनः कपालो विलसति। कथम उपरी कलापीनः कपालो विलसति। तस्य तले कथम उपरी कलापीनः कपालो विलसति। तस्य तले अष्टम इंदर। तस्य तले अष्ट मिंदर खंडम। कथम उपरी कलापीनः कपालो विलसति तस्य तले अष्टमिंद्रम खंडम। ठीक है, आगे है तिल कुसुम कुवल
कुवल युगलम, कुवल युगलम तनौ विलोलम। कथम उपरि कलापिन है कपालो विलस्ति तस्य तले अष्टम इंद्रखंडम कुवल युगलम तनहो विलोलम तिल कुसुमम तिल कुवल युगलम तनो विलोलम तिल कुसुमम तद् है तिल कुसुमम तद् है प्रवाल समाद। कथम उपरि कलापीन है कपालो विलस्ति तस्य तले अष्टमिंद्रम खंडम कवल युगलम तनो विलोलम तिल कुसुमम तद् है प्रवालम अस्माद प्रवालम समाद प्रवालम समाद होगा भाई, प्रवालम समाद। ठीक है। कथम उपरि कलापीन है कपालो विलस्ति तस्य तले अष्टम इंद्रम खंडम कुवल युगलम तनो विलोलम तिल कुसुमम तद् है प्रवालम अस्मात्। ठीक है। तो ये अतिशयोक्ति का, ये यदि एग्जाम में अतिशयोक्ति अलंकार पूछता है तो ये ही अलंकार पूछता है, और अभी तक तो कुछ और पूछा नहीं है। ठीक है। तो आपको ये अच्छी तरह से कर लेना है कि अतिशयोक्ति अलंकार का जो उदाहरण है यहाँ पर इस प्रकार से है कि कथम ऊपरी कलापीन है कपालो विलस्ति तस्य तले अष्टम इंद्रम खंडम कुवल युगलम तलो विलोलम तिल कुसुमम तद् है प्रवालम अस्मात्। ठीक है। मैंने पहले बताया था कि एग्जाम में ये कोई जरूरी नहीं है कि वो चारों के चारों ही चरण दे, किसी भी श्लोक के एक पंक्ति उठाकर भी आपको दे सकता है। ठीक है, समझ गए। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर किसी कामिनी की यहाँ पर क्या की जा रही है। कामिनी यानी कि किसी प्रेयसी या किसी प्रेमिका को यहाँ पर उसकी सुंदरता को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। ठीक है, वो कैसे बताया गया है। और अतिशयोक्ति में आप सबको पता है कि अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है। किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य सुंदर व्यक्ति या वस्तु से की जाए और बढ़ा चढ़ाकर की जाए तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर किसी प्रेयसी या प्रेमिका या फिर पत्नी के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि कथम ऊपरी कलापीन है कपालो विलस्ति। कथम ऊपरी माने ऊपर होता है, कलापीन है कपालो विलस्ति। कलापीन का मतलब यहाँ पर कलापीन है जो मोर का चंदा होता है, उसके बारे में यहाँ कहा गया है कि मोर का जो चंदा होता है कपालो विलस्ति, कि उस प्रेमिका या प्रेयसी के जो सर पे है ऊपर जो है, जो सर के ऊपर है वहां पर जो मोर का चंदा है। ठीक है, मोर का चंदा सुशोभित हो रहा है, ऐसे यहाँ पर कह रहा है। समझ गए कि ऊपर मोर का पंख जो है शोभित हो रहा है, ऊपर जो है मोर का जो है पंख जो है सुशोभित हो रहा है। और उसके नीचे सर के बारे में बता दिया, सर के बारे में कि मोर का जो वो चंदा होता है वो ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पर मोर की तुलना में स्त्री के बारे में बताया जा रहा है। और स्त्री की तुलना ज़्यादा की जा रही है कि ऊपर जो है उन प्रेमिका के जो है प्रेयसी के जो है बालों को क्या कह रहा है, यहाँ पर बालों को यहाँ पर कह रहा है कि ऊपर जो है मोर का पंख सुशोभित हो रहा है। ठीक है। तस्य तले अष्टम इंद्रम खंडम, तस्य यानी कि जो सर है उसके नीचे कह रहा है ये, तस्य उसके तले नीचे अष्टमी इंद्र, अष्टमी इंद्र यानी कि जो अष्टमी का इंद्र है यानी जो चंद्रमा है, अष्टमी का जो चंद्रमा होता है वहाँ उसके बारे में कह रहा है
कि अष्टमी, उसके नीचे अष्टमी का इंद्र का जो खंडम यानी टुकड़ा है। अब यहाँ पर जो अष्टमी को जो हमारा चांद होता है वो आधा होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो अष्टमी का चांद होता है शायद इस प्रकार से कुछ ऐसा होता है, ठीक। तो यहाँ पर जो बता रहा है, पहले तो इसने कहा कि ऊपर जो है मोर का पंख सुशोभित हो रहा है और नीचे क्या है, अष्टमी का जो हमारा चांद है वो सुशोभित हो, उसका जो टुकड़ा खंडम यानी कि टुकड़ा सुशोभित हो रहा है। तो अब जो हमारा उस प्रेयसी का जो वो माथा है, उस माथे को वो क्या कर रहा है, उस माथे को यहाँ पर अष्टमी का जो चंद्रमा होता है, अष्टमी का जो चांद होता है, उसको वहाँ पर उसके साथ क्या की गई है, तुलना की गई है कि चंद्रमा को अब इस पंक्ति में तो मोर को नीचा दिखाया गया है, ठीक है। उस मोर का जो पंख है उसको नीचा दिखाया गया है और ऊपर क्या किया गया है, जो उसके बाल है प्रेमिका के, उसके बालों को वहां पर क्या ऊंचा ऊंचा दिखाया गया है, ठीक है। तस्य तले अष्टम इंद्रम खंडम, यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर जो अष्टमी का चांद है उसको नीचा दिखाया गया है और उस औरत का या उस प्रेयसी का जो माथा है उसको क्या कहा गया है, यहाँ पर उसको ऊंचा दिखाया गया है चंद्रमा से कि यह है अष्टमी का टुकड़ा, अष्टमी के जो चंद्रमा का एक टुकड़ा है, ठीक है। कुवल युगलम तनौ विलोलम, कुवल युगलम तनौ विलोलम। अब आगे उस प्रेयसी की नाक के बारे में बताता है कि विलोलम चंचलम तनु कुवल युगलम, कुवल मैंने दो, युगलम मैंने जो जोड़े होते हैं आप सबको पता है। यहाँ पर ये कह रहा है कि उसके जो नीचे है चंचल वो नील कमल है, उसके कुवल युगलम तनो विलोलम, विलोलम मैंने चंचल होता है, ठीक है। तो कुवल युगलम, यहाँ पर इसने माथे के बाद बताया है कि उसके नीचे कुवल युगलम यानी के विलोलम, चंचल जो है, चंचल जो आंखों के बारे में कह रहा है कि चंचल आंखों को क्या माना गया है, नीलकमल माना गया है, ठीक है। समझ गए। सबसे पहले ऊपर क्या कहा, मोर का पंख सुशोभित हो रहा है, बाद में अष्टमी का चंद्रमा का टुकड़ा सुशोभित हो रहा है, फिर आंखों के बारे में कह रहा है कि नीलकमल, चंचल नीलकमल सुशोभित हो रहा है। यहाँ पर जो कमल को नीचा दिखाया गया है और उसकी आंखों को ऊंचा, मतलब क्या कहते हैं कि बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है, ठीक है। तिल कुसुमम तदध्याय प्रवाल स्मातम, तिल कुसुमम, और उसके नीचे फिर तिल कुसुमम कह रहा है, उसके नीचे ये कह रहा है कि उसके नीचे तिल कुसुमम यानी तिल मैंने तिल, कुसुम में कुसुमम होता है, कुसुम होता है एक फूल, ठीक है। तदध्याय उसके नीचे फिर बात करता है कि उसके नीचे फिर तिल का जो फूल है वो सुशोभित हो रहा है, ठीक है। अब जो ये तिल ये किसको कह रहा है, तिल यहाँ पर ये उसकी नाक को कह रहा है। तिल कुसुमम तदध्याय, उसके नीचे तिल का जो है फूल सुशोभित हो रहा है। प्रवालम अस्मात, और इससे नीचे ओठों को क्या कहा गया है, मूंग का जो मूंग के बारे में कहा जा रहा है कि उसके नीचे जो है, नीचे मूंगा सुशोभित हो रहा है, ठीक है। तो मूंग समझ गए होंगे आप, फोटो के बारे में कह रहा है कि नीचे मूंग सुशोभित हो रहा है। तो सबसे पहले इसने कहा कि ऊपर तो मोर का पंख सुशोभित हो रहा है, उसके नीचे अष्टमी के चंद्रमा का टुकड़ा सुशोभित हो रहा है। कुबल युगलम तनो विलोलम, उसके नीचे चंचल नीलकमल सुशोभित हो रहे हैं। तिल कुसुमम तदध्याय, और उसके नीचे तिल का फूल सुशोभित हो रहा है। प्रवाल अस्मातम, और उसके नीचे मूंगा सुशोभित हो रहा है, ठीक है, मूंग सुशोभित हो रहा है, ऐसे आप कह सकते हो। तो सबसे पहले इसने बालों के बारे में कहा कि बालों को बढ़ा चढ़ाकर कहा, किससे बढ़ा चढ़ाकर कहा, मोर के पंख से, ठीक है। तो यहाँ पर मोर को उसने नीचे दिखाया है और अपनी प्रेयसी के जो बालों को वहाँ उसने क्या बताया है, तिल कथम ऊपरी कलापीन है कपालो विलस्ती, कि ऊपर मोर का पंख सुशोभित हो रहा है। फिर इसने अष्टमी का जो चांद होता है, अष्टमी का जो चांद होता है वो एक टुकड़े के समान दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है। तो यहाँ पर उसने उसके प्रेयसी के माथे को क्या कहा है, उस चंद्रमा के तुलना में अपनी प्रेमिका की जो है
माथे को बढ़ा चढ़ाकर कहा है कि ये माथा उसका अष्टमी का जो चंद्रमा है उसका टुकड़ा सुशोभित हो रहा है। फिर उसने आंखों को नीलकमल कहा है, नीलकमल कहा आंखों को, कि नीलकमल को उसने नीचा दिखाया है और उसने उसकी प्रेयसी या प्रेमिका की आंखों को नीलकमल माना है। ठीक है। फिर नाक पर कहा है उसने कि तिल कुसुमम तदद्य, नीचे क्या है, तिल का फूल जो है सुशोभित हो रहा है। और फिर उसने होठों को मूंगा से सुशोभित माना है। ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए आप कि यहाँ पर तो क्या कह रहा है कि तुलना कर दी इसने, और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कह रहा है किसके बारे में, अपनी प्रेयसी के बारे में कह रहा है ये सब बातें। ठीक है। और हर लाइन में किसी ने किसी से बढ़ा चढ़ा कर कह रहा है। यहाँ पर मोर से बढ़ा चढ़ा कर कह दिया। वैसे तो जो कलापिन है वो मोर को ही सुशोभित अच्छा लगता है और किसी की नहीं लगता। ठीक है। और उसके बाद उसने अष्टमी का जो चांद का टुकड़ा है वो, और उसके प्रेमिका का जो माथा है, ठीक है, यहाँ पर उसने बढ़ा चढ़ाकर माथे को बताया है। कुवली युगलम तनो विलोलम, यहाँ पर तिल जो है नीलकमल को नीचा दिखाया गया है और आंखों को ऊंचा दिखाया गया है। तिल कुसुमम तदद्ध है, नाक को तिल का फूल माना गया है। और परवाल अस्मातम, नीचे क्या, होठों को मूंगा सुशोभित माना है। ठीक है। इस प्रकार से आपने इस पूरे श्लोक में देखा है कि यहाँ पर जो है तुलना की गई है, किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना की गई है किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से। ठीक है। और जो तुलना की है वो किस प्रकार से की है, वहाँ यहाँ इसने जो तुलना की है वो बढ़ा चढ़ा करके की है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा बढ़ा चढ़ाकर तुलना की है। ठीक है। तो अब आप समझ गए हो कि अतिशोक्ति का मतलब ही क्या होता है, बढ़ा चढ़ा करके कहना। ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस अलंकार में क्या देखा, हमने देखा कि अतिशोक्ति क्या है। अतिशोक्ति का मतलब ही बढ़ा चढ़ा करके कहना है। ठीक है। फिर हमने देखा इसके 5 भेद होते हैं। भेद के साथ अभेद का वर्णन, संबंध के साथ असंबंध का वर्णन, फिर उनका उल्टा हो जाएगा, अभेद के साथ भेद का वर्णन, और असंबंध के साथ संबंध का वर्णन, और 5वां उसका भेद था कार्य और कारण का वर्णन। ठीक है। फिर हमने इसका लक्षण देखा, सिद्ध तवे अध्यवसाय शाह अतिशोक्तिर निर्गते, सिद्ध तवे अध्यवसाय शाह अतिशोक्तिर निर्गते, ये उसका लक्षण है। लक्षण के में हमने बताया कि अध्यवसाय के सिद्ध होने पर कौन सा अलंकार होता है, तो अतिशोक्ति होता है। एग्जाम में आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि अध्यवसाय के सिद्ध होने पर कौन सा अलंकार होता है, यह आपको दिमाग में फिट रखनी है बात। ठीक है। तो बताए अध्यवसाय के सिद्ध होने पर हमारा अतिशोक्ति अलंकार है। और अध्यवसाय क्या होता है, अध्यवसाय होता है कि उपमेय का उपमान में निग्रहण होना ही अध्यवसाय है। अब ये निग्रहण क्या होता है, निग्रहण होता है, मैंने उदाहरण के साथ आपको समझाया था कि किसी वास्तविक वस्तु को किसी अवास्तविक वस्तु में ही उसका भेद कर देना, मिला देना, एक प्रकार से क्या होता है, निग्रहण होता है। जैसे मुख चंद्रमा है, अब चंद्रमा एक वास्तविक है अपना, उसका मुख और चंद्रमा अलग अलग है, लेकिन मुख को चंद्रमा यहाँ पर मान लिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर ये निग्रहण हो गया है। ठीक, हमने उदाहरण देखा, उदाहरण में आपने देखा कि यहाँ पर क्या है कि किसी व्यक्ति या वस्तु की जो तुलना है, वहाँ पर किसी अन्य सुंदर व्यक्ति या वस्तु से जो तुलना बताई गई वो बढ़ा चढ़ा कर बताई गई है। क्योंकि जो मोर है वो सुंदर लगता है पंख के साथ। यहाँ पर किसको बताया गया है, बालों का यहाँ पर कहा गया है उस प्रेमिका के बारे में, जो उसके बाल है वो मोर के क्या है, मोर का जो है वो पंख कह सकते हो आप, या ठीक है, मोर का पंख सुशोभित हो रहा है। और अष्टमी के चांद का टुकड़ा के बारे में माथे को बता दिया गया बढ़ा चढ़ा करके। इस प्रकार से आप समझ सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। क्योंकि यही उदाहरण है जो बार बार पूछता है। हो सकता है कि आपको ये एक लाइन दे दे और पूछ ले कि कौन सा अलंकार है, हो सकता है ये लाइन दे दे, हो सकता है ये लाइन दे दे, या ये दे दे, या फिर हो भी सकता है कि ये चारों के चारों पूरा का पूरा श्लोक आपको दे दे और पूछ ले कि यह श्लोक किस अलंकार का उदाहरण है या भेद है। ठीक है, समझ गए। तो आपको पता होना चाहिए अतिशोक्ति अलंकार है, और अतिशोक्ति को क्या कहते हैं, अतिशोक्ति का मतलब ही बढ़ा चढ़ा करके बताना होता है। तो आज का हमारा ये अतिशोक्ति था। अब ठीक 2 मिनट के बाद हम हमारा अगला अलंकार है वो लेकर आएंगे। ठीक है, जो हमारा 8वें नंबर का अलंकार होगा, अर्थांतरन्यास अलंकार। ठीक है, 2 मिनट के बाद। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।